अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ चीम है और आज आपको मैं दी 48 लॉ ऑफ पावर के कानून के बारे में बताऊंगा। 48 लॉ ऑफ पावर के 8वें लॉ में राइटर हमें ये बताता है कि कोशिश करें कि आप किसी के पास चलकर ना जाएं और लोग आपके पास चलकर आएं। आपके हरीफ हैं, आप उन्हें आप पहला कदम उठाने दें, पहली चाल चलने दें, फिर बाद में आप अपनी चाल चलें। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप पहला कदम अपने दुश्मन को उठाने देंगे, अगर वो आप पे हमला करता है और आप अपना जो कदम है बाद में उठाते हैं, इस तरीके से आप हालात को काबू में रख सकते हैं। देखें, ताकतवर का मकसद ये नहीं कि आप दुश्मन पर हमला करें, उसे मार दें, उसे गिरा दें। ताकतवर आदमी वो होता है जो बड़े अच्छे तरीके से एक चाल चलता है, दुश्मन को पहले कदम उठाने देता है और बाद में उसके ऊपर अटैक करता है और दुश्मन को गिरा देता है। देखिए, 1905 की बात है जब रूस और जापान के दरमियान जंग हुई। 1905 में जापान ने जंगी जहाज बनाने शुरू किए थे। रूस ने ये कहा कि हम किसी भी वक्त जापान के ऊपर हमला कर सकते हैं और इसे तबाह कर सकते हैं। जो जापान का जनरल था टोगो, उसने चंद गोलियां रूस के हवाले कर दी और ये शो करवाया कि हम बहुत कमज़ोर हैं। तो रूस ने सोचा कि अब हम किसी भी वक्त कभी भी जापान के ऊपर हमला करके इसकी सल्तनत पर कब्जा कर सकते हैं, इसकी फौज को ख़त्म कर सकते हैं, सरजमीन से इसका नाम ख़त्म कर सकते हैं। तो जब रूस ने ये कदम उठाया तो उसकी फौज ने बहरी हमला शुरू किया, तो पूरी चारों तरफ जापान की फौज ने रूस को घेर लिया। रूस की फौज ने अपनी जान बचाई और लड़ते हुए आखिरकार जापान तक पहुंच गए। लेकिन जब वो जापान तक पहुंच गए तो उस वक्त जो रूस के सिपाही थे वो काफी थक चुके थे लड़ते हुए और सफर करते हुए। उस टाइम 1905 में जापान के जो सिपाही थे वो लड़ाई में इतनी महारत नहीं रखते थे। वो ये नहीं जानते थे हमने दुश्मन को किस तरह मारना है और इन्हें किस तरह से इनसे जंग जीतनी है। रूस की फौज भी बहुत ज्यादा थी, जापान की फौज भी बहुत कम थी। लेकिन 1905 में जब जापान और रूस के दरमियान मुकाबला हुआ तो रूस जंग हार चुका था जापान से। इससे ये पता लगता है कि कभी भी आप अपने पत्ते पहले शो ना करें। पहले अपने दुश्मन को पत्ते शो करने दें और बाद में खुद अपने पत्ते शो करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 19वीं सदी के बदनाम ज़माना में डैनियल ड्रा नामी शख्स था जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी फेमस था। इसकी वजह ये थी कि जब उसे कोई चीज़ खरीदनी या बेचनी होती, वो वॉल स्ट्रीट की तरफ जल्दी जल्दी चलता और अपनी उधर रुककर अपनी जेब से रुमाल निकालता। और जब वो रुमाल निकालता तो उसकी जेब में से कागज गिरता और ये वो शो करता कि उसे नहीं मालूम कि उसकी जेब से कोई चीज गिरी है या नहीं। और दोबारा वो अपना पसीना साफ करके वॉशरूम की तरफ रवाना होता। तो जो कागज उसकी जेब से गिरता था लोग जल्दी से उठाते, उसे पढ़ते, तो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अहम अल्फाज उसके ऊपर लिखे होते थे। तो लोग क्या करते, उसी चीज को जो अल्फाज लिखे होते थे उसे एक अहम समझ के वो चीज खरीदते या बेचना शुरू कर देते। इस तरह से डैनियल ड्रॉ को बहुत ज्यादा नफा होता और ये इसी तरह लोगों के साथ खेल खेलता रहता। देखें, अगर जंगल में रीछ को पता लग जाए कि कुछ लोग उसका शिकार करने के लिए आए हैं तो इस दौरान रीछ बहुत खतरनाक बन सकता है और उसे रीछ को पकड़ना, मैं कहता हूँ, नामुमकिन हो सकता है। लेकिन जो लोग शिकार करने आते हैं रीछ का, वो क्या करते हैं, वो शहद लेते हैं और पिंजरे के अंदर रख देते हैं। रीछ आता है शहद की तलाश में और पिंजरे के अंदर फंस जाता है। देखें, अगर आप पहला कदम अपने दुश्मन को, अपने हरीफ को उठाने देंगे, इससे क्या फायदा होगा कि हालात आपके काबू में होंगे।
आप उस टाइम ही जंग जीत सकते हैं, किसी से मुकाबला कर सकते हैं जब हालात आपके काबू में हो। और कोशिश करें कि आपका दुश्मन आपके इलाके में आए, ताकि आप जो मैनेजमेंट है, हालात काबू में है, वो कर सकते हैं। देखें, अगर दुश्मन आपके इलाके में आता है आप पे हमला करने के लिए, और उसे ये बात पता लग जाती है कि उसके लिए जाल बिछाया गया है, तो उस टाइम ये वक्त बहुत ज्यादा खराब होता है, हालात को काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस वक्त आपका दुश्मन गलती से कुछ ऐसा कर देता है जो आपके लिए फायदेमंद होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करें, आपके हरीफ हैं या कोई और लोग हैं, वो आपके पास चल कर आए, आप उनके पास चल कर ना जाएं, और आप अपने दुश्मनों को उभारें। वो गुस्से में आकर आप पर हमला करें, और अपने गुस्से में आकर वो ऐसे गलत इकदाम उठाएं जिसका जो नुकसान है उससे वो बेखबर रहें, और उन्हें काफ़ी नुकसान हो। और कोशिश करें कि आप लोगों के पास चलकर ना जाएं, लोग आपके पास चलकर आएं। इंशाल्लाह द 48 लॉ ऑफ पावर का जो अगला लॉ है, इसके बारे में मैं आपको